हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। चर्चित मुद्दों के इस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आंध्र प्रदेश के कडप्पा लोकसभा क्षेत्र में बयान दिए कि हम लोग अगले 5 वर्षों में एक राष्ट्र एक चुनाव की जो हमारी नीति है उसको लागू करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ में हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसे पूरे देश में अगले 5 वर्षों में लागू करेंगे। इस वक्त जो पूरा देश है वह 18वीं लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त है। पूरा राष्ट्र, जो मतदाता या फिर जितने कर्मचारी हैं, जितने हमारे राजनीतिक स्टेक होल्डर्स हैं, सारे व्यस्त हैं। इस दौरान हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, देश को इसकी आवश्यकता क्यों है और सरकार इसके लिए अब तक क्या तैयारी करके रखी है। तो हम देखते हैं कि 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाब नबी आजाद, एनके सिंह, हरीश साल्वे, सुभाष कश्यप और संजय कोठारी जैसे महत्वपूर्ण शख्सियत शामिल है। यहां हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, गुलाब नबी आजाद जी, अमित शाह जी, एनके सिंह जैसे चर्चित चेहरे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह समिति है वह किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। तो यह समिति 22वीं विधि आयोग की रिपोर्ट को, संविधान संशोधन विधेयक को और चुनाव आयोग से संबंधित जो मुद्दे हैं और इसमें जो आवश्यक मशीनरी लगेगी, क्योंकि पूरे देश के स्तर पर इतने बड़े चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, उन सभी मुद्दों पर यह चर्चा करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। यह समिति 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप चुकी है। यह 191 दिनों तक लंबी वार्ता के पश्चात करीब 18,000 पृष्ठों की यह रिपोर्ट सौंपा जा चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है हमारे देश में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इससे जो चुनावों की आवृत्ति है वह कम होगी। जो हमारे देश में बार बार चुनाव हो रहे हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरे महीने में देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव आयोजित हो जा रहे हैं, तो यह जो आवृत्ति है वह कम होगी। फिर नीतिगत निर्णयों में निरंतरता आएगी। जो हम जब चुनाव के मोड में देश जाता है तो उस समय आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है और उस समय कोई भी महत्वपूर्ण नया निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे हमारा जो चुनावी खर्चा है वह बच जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 60,000 करोड़ 19वीं लोकसभा चुनाव में खर्च हुए थे। और जो हमारा लागत है, जो हमारा कॉस्ट आ रहा है, चुनाव आयोग के अनुसार प्रति व्यक्ति 25 रुपया खर्च आ रहा है। वह जो कॉस्ट है, 50 रुपया जो खर्च आ रहा है, वह खर्च वर्तमान में घट करके 25 रुपया पर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी यह निर्णय रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रशासनिक दक्षता में जो कमी आ रही थी वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि चुनाव के दौरान जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वह पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। तो जैसे शिक्षक हैं, फिर हमारे जो भी पुलिस बल हैं, पूरी तरह से चुनाव कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। तो इससे जनता को काफी दिक्कतें आती है और कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम बना हुआ है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इससे राजनीतिक शुचिता में भी वृद्धि होने की संभावना है, या इससे हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मुद्दे, खासकर यह जो चीजें हैं जिसको रोकने के लिए 1985 में जो संविधान संशोधन लाए गए थे, 52वीं संविधान संशोधन, उस तरह के प्रयासों के रूप में आप इसको देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो देश है वह 4 लोकसभा चुनाव, चौथे लोकसभा चुनाव तक पूरा देश एक राष्ट्र एक चुनाव के मोड में था। तो फिर से यदि हम प्रयास करें तो वह स्थिति को पुनः वापस ला सकते हैं। जो काफी चर्चा में रहता है एक वर्ड हॉर्स ट्रेडिंग,
जो 52वीं लोकसभा से पहले काफी आम था, वह आज पुनः हम देख रहे हैं कि वह प्रवृत्ति वापस पकड़ती जा रही है। खासकर हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति तुरंत अपना पाला बदल ले रहा है, तो यह जो प्रवृत्ति है उसको रोकने में भी यह काफी मदद करेगा। यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमें जानना कि हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड इंडिया में कहां से आया था। तो हम देखते हैं कि हरियाणा का एक क्षेत्र है, एक विधानसभा है पलवल विधानसभा, वहां के एक विधायक थे गया लाल जी थे। उन्होंने क्या किया कि एक दिन में, मतलब कुछ ही दिन के भीतर उन्होंने 3 बार पार्टी चेंज की। तो उसी समय से एक वर्ड आ गया गया राम, आया राम, गया राम। वह वर्ड भारतीय राजनीति में प्रचलित हो गया और उसी को हम हॉर्स ट्रेडिंग के पर्यायवाची के रूप में देख सकते हैं। तो 1967 के वर्ष में यह शब्द प्रचलित में आया था और उसे हम हॉर्स ट्रेडिंग से जोड़ करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव से जो क्या क्या चुनौतियां आएगी हमारे समक्ष। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि संवैधानिक चुनौती आएगी। जो अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद है 83(2) और अनुच्छेद 172, वह कहता है कि जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष का होगा। लेकिन यदि हम एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति पर आगे बढ़ते हैं तो कई सारे लोकसभा चुनाव, कई सारे विधानसभा के जो कार्यकाल है उसे घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो यह काफी संवैधानिक संकट की स्थिति आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह जो डिसीजन होगा, यह जो निर्णय होगा वह संघवाद की भावना के विरुद्ध होगा, क्योंकि संघवाद में हमारा जो संघवाद है वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि अविनाशी संघ और अविनाशी राज्य दोनों हमारे यहाँ इसी तरह की स्थिति है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों बहुत जरूरी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात है वो कहीं ना कहीं केवल राज्य की जो भूमिका है उसको कमजोर कर रही है। जबकि देखिए जो हमारा भारतीय संघवाद है वह एक दूसरे को काफी मजबूत करता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे महत्वपूर्ण जो नीति डिसीजन मेकर्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे जस्टिस BS चौहान या फिर जो हमारे संविधान के ज्ञाता BC चौहान जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 21वीं विधि आयोग के, वैसे वो चेयरमैन भी थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा है उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव कराना संभव नहीं है। नेक्स्ट हम इससे देखते हैं कि स्थानीय हितों की अनदेखी भी होने की संभावना है, क्योंकि इससे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाएगा और राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुखता में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो हमारा अनावश्यक जो खर्च हो रहा है उससे भी इस पर रोक लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि हम आगे क्या, भारत सरकार को इस पर आगे क्या प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले आम सहमति का निर्माण होना चाहिए। आम सहमति किनके किनके बीच जरूरी है, तो राजनीतिक दलों के बीच, फिर हम देखते हैं चुनाव आयोग के बीच, जिसको यह चुनाव करवाने का जो दायित्व होगा वो चुनाव आयोग के ही पास होगा, और दूसरा आम नागरिक। तीनों का जो भूमिका है वह काफी महत्वपूर्ण होगा और तीनों में एक व्यापक सहमति बनाने की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं कि सर्वदलीय बैठक की आयोजन हमें करना पड़ेगा। तो सर्वदलीय बैठक, इस तरह से हमें राजनीतिक दलों के बीच एक सहमति बनाने का प्रयास करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें चुनाव आयोग को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, चुनाव आयोग को कानूनी रूप से, विधिक रूप से और प्रशासनिक रूप से हमें मजबूत करना होगा। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 356 उसकी वजह से जो राज्यों की जो मशीनरी है पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है, उसको काफी विवेकपूर्ण ढंग से हमें प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निश्चित समयावधि में चुनाव आयोजित करवाया जाना। जैसे हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा वर्ष डिसाइड कर दे कि हर 2 वर्ष या हर एक प्रत्येक वर्ष जो है कुछ ऐसे समय डिसाइड कर दे कि इस दौरान यदि कहीं राज्य में सरकार गिरती है तो उसी समय में ही चुनाव आयोजित होंगे, उस निश्चित महीनों में ही चुनाव आयोजित होंगे। तो इस तरह का हम प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मतदाताओं में खासकर जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, जो मार्जिनल जो हमारे वर्ग हैं,
हाशिए पर जो रहने वाले वर्ग हैं उनमें हमें व्यापक प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम वन राष्ट्र एक चुनाव की जो हमारी नीति है उस पर हम बढ़ सकते हैं और यह संभव भी होगा। तो इस तरह से आज का हमारा जो यह सीरीज था वह यही समाप्त होता है। थैंक यू।